नमस्कार दोस्तों, संस्कार स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम संविधान के बारे में चर्चा कर रहे थे और संविधान में हमारा टॉपिक चल रहा था मौलिक अधिकार, और उसी संदर्भ में हम आगे बढ़ते हुए हमने 4 मौलिक अधिकारों तक अध्ययन कर लिया था। और आज हमारा जो मौलिक अधिकार है वो 5 नंबर का मौलिक अधिकार है, वो है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। 5वां जो मौलिक अधिकार है वो है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है 29 और 30। अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक शिक्षा व संस्कृति का अधिकार है उल्लेखित है। और जो शिक्षा व संस्कृति का जो अधिकार दिया गया है वो संविधान में प्रमुख रूप से अल्पसंख्यकों के लिए प्रावधान किया गया है। जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे इनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है संविधान में। जब हमारा संविधान बन रहा था और निर्माण हो रहा था तो संविधान समिति में जो संविधान सभा थी उसमें कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी थे, और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की विशेष उनकी डिमांड थी, मांग थी कि संविधान में तमाम समुदायों के लिए व्यवस्था की गई है। भविष्य में आने वाले समय में हमारे अल्पसंख्यकों के लिए संविधान में क्या प्रावधान किया गया, ये उनका एक चिंता का विषय था। और जो विषय था वो वाजिबी था उनका कि उनके लिए संविधान में क्या प्रावधान किया गया अल्पसंख्यकों के लिए। तो ये विशेषकर जो शिक्षा व संस्कृति का अधिकार दिया गया है ये भारत में अल्पसंख्यकों के लिए दिया गया है, जितने भी अल्पसंख्यक है। अनुच्छेद 29 और 30 में इसमें प्रावधान किया गया है। हम देखेंगे अनुच्छेद जो 29 है, इस अनुच्छेद 29 में लिखा गया है कि अल्पसंख्यक अपनी भाषा तथा अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति को बनाए रखेंगे। यानी अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के लिए प्रावधान किया गया कि अल्पसंख्यक अपनी भाषा, अपनी लिपि तथा संस्कृति को बनाए रखेंगे। यानी उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति 3 शब्द दिए गए हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न भी बनता है यहाँ से। अल्पसंख्यकों से संबंधित जो उनकी भाषा है, अपनी भाषा को, अपनी लिपि को और संस्कृति को वो बनाए रखेंगे, ये अल्पसंख्यकों के लिए प्रावधान किया गया। एक यहाँ से बहुत बढ़िया प्रश्न और बनता है, मैं सीधा साधा प्रश्न बनता है, अल्पसंख्यक शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। आप सामान्य से कहेंगे अनुच्छेद 29 से 30 में। आप याद रखना, अल्पसंख्यक शब्द का उल्लेख संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया है। और जो अल्पसंख्यकों को जो परिभाषित किया गया है, अल्पसंख्यकों को परिभाषित भी किसी अनुच्छेद में नहीं किया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बारी बारी से बाकायदा परिभाषित किया गया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिनों पहले इस अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित किया गया। उसमें लिखा गया कि भारत की कुल आबादी में 50% से कम जिनकी जनसंख्या है, भारत की कुल आबादी में 50% से जिनकी कम जनसंख्या है वो सभी समुदाय, सभी धर्मों के लोग क्या है, अल्पसंख्यक है। ये संदर्भ कुल जनसंख्या के विषय में लिया गया है कि भारत की जितनी जनसंख्या है उसमें कुल जनसंख्या में अगर किसी धर्म की 50% से कम जनसंख्या है वो क्या है, अल्पसंख्यक है। इसका यहाँ पर अगर इस परिभाषा के अनुसार हम देखें तो भारत में लगभग 5-6 धर्म जो मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, ये सब अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। तो यहाँ पर स्पेशल प्रावधान किया गया कि अल्पसंख्यक अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति को बनाए रखेंगे। केवल किसके लिए, अल्पसंख्यकों के लिए। परंतु भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया। भारत सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो परिभाषा निर्धारित की गई है वो निर्धारित की गई है कि कुल जनसंख्या में जिस समुदाय की, जिस धर्म की 50% से कम जनसंख्या है वो सभी क्या है, अल्पसंख्यक है। और उस अल्पसंख्यक के दर्जे में भारत में जितने भी बौद्ध, जैन, पारसी, मुस्लिम, सिख, ईसाई है वो सब के सब क्या है, अल्पसंख्यक है। यानी कुल आबादी में केवल अगर भारत में बात करें, भारतीय संदर्भ में, तो केवल हिंदुओं को छोड़कर उनकी संख्या क्या है, 50% से कम बाकी धर्मों की, और हिंदू धर्म की 50% से अधिक है, तो वो बहुसंख्यक है। परंतु आप याद रखना, इस परिभाषा के तहत केवल और केवल हिंदू धर्म बहुसंख्यक है, परंतु कई राज्यों में
कई स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक है, मुस्लिम बहुसंख्यक है। उस परिभाषा के दायरे में वो नहीं आ रहे, परंतु वहाँ पर क्या है, वो बहुसंख्यक है। सुप्रीम कोर्ट में एक वाद चल रहा है इसी मुद्दे को लेकर कि जैसे जम्मू कश्मीर है, पंजाब के 10 ज़िले हैं, पूर्वोत्तर भारत के जो स्टेट है वहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक है और मुस्लिम क्या है, बहुसंख्यक है। तो वो स्टेट के आधार पर निर्धारित किया जाए, वो अभी कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है। जब आगे कभी चर्चा होगी तो हम इसके ऊपर भी विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या परिभाषा निर्धारित की। आज वर्तमान में जो परिभाषा है वो ये है 50% से कम जिनकी आबादी है वो क्या है, अल्पसंख्यक। इसके अलावा जो अगला अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है हमारा 30, और अनुच्छेद 30 से भी बहुत बढ़िया प्रश्न बन रहा है। अनुच्छेद 30 में स्पेशल प्रावधान किए गए हैं। इसमें लिख रखा है कि अनुच्छेद 30 में कि अल्पसंख्यक अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। अपनी क्या कर सकते हैं, शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं तथा उनका प्रबंधन कर सकते हैं। प्रबंधन यानी जो उनका मैनेजमेंट है वो प्रबंधन कर सकते हैं। अल्पसंख्यक धर्म के जो लोग हैं अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उनका प्रबंधन कर सकते हैं। मैंने आपको अनुच्छेद 28 में बताया था कि किसी भी शिक्षण संस्था में धर्म संबंधी शिक्षा नहीं दी जाएगी, परंतु उस समय मैंने एक आपको बात कही थी कि जिन शिक्षण संस्थानों का उद्देश्य ही धर्म की शिक्षा देना है वहाँ पर ऐसी शिक्षण संस्था स्थापित की जा सकती है। और अनुच्छेद 30 में भी वही प्रावधान किया गया कि अल्पसंख्यक अपने हितों की रक्षा हेतु अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, उनका प्रबंधन कर सकते हैं। परंतु याद रखना, जो बहुत बढ़िया प्रश्न बन रहा है वो अब बनेगा। इस अनुच्छेद 29 के तहत आपने देखा होगा एक RTE जिसके तहत 25% बच्चों को शिक्षण संस्थानों में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत छूट दी जाती है। जो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम जो 2009 था, वो 2009 वाला कानून इस अनुच्छेद 30 के कारण इन अल्पसंख्यकों की शिक्षण संस्थानों में लागू नहीं होगा। यानी RTE के तहत जो 25% स्टूडेंटों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाती है वो इस निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, इस एक्ट 2009 के तहत ये वाला कानून इस अनुच्छेद 30 के कारण इन शिक्षण संस्थानों में लागू नहीं होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है, जब तक पूछा नहीं गया पूछा जा सकता है। RTE के तहत जो 25% वाला पर ये प्रश्न तो बहुत बार पूछा गया, परंतु ये इस अनुच्छेद 30 में जो अल्पसंख्यक अपनी शिक्षण संस्थानें स्थापित करेंगे वो अनुच्छेद जो एक्ट 2009 वाला है वो इन पर लागू नहीं होगा अनुच्छेद 30 के कारण। ये हमारा शिक्षा व संस्कृति का अधिकार था अनुच्छेद 29 और 30। ये 5 तक हमारे मौलिक अधिकार कंप्लीट हुए। इसके बाद हमारा जो अगला मौलिक अधिकार है वो मौलिक अधिकार आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि अनुच्छेद 31 कहाँ गए। मैंने जब मौलिक अधिकार भी पहले शुरू किए थे तब भी मैंने चर्चा की थी। जो अनुच्छेद 31 था, अनुच्छेद 31, और इस अनुच्छेद 31 में जो हमारा संपत्ति का अधिकार था, इस संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। कब? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको क्या कर दिया, समाप्त। आज केवल हम इसके बारे में वो चर्चा करेंगे। आज वर्तमान में इस एक्ट का जो स्वरूप है वो क्या है। ये हमारा जो था, ये हमारा था मौलिक अधिकार। ये हमारा क्या था, मौलिक अधिकार था। परंतु आज इसको क्या बना दिया गया, इस 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको बना दिया गया विधिक अधिकार, यानी कानूनी अधिकार। विधिक अधिकार है हमारा, मौलिक अधिकार नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर जो हमारी जो संपत्ति के अधिकार का अगर हनन होता है तो हम अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। ये एक विधिक अधिकार है जिसको अनुच्छेद 300 शब्दकोश में रख दिया गया है। ये क्या है, कानूनी अधिकार। अब हम इसके तहत जो तमाम और प्रश्न बन रहे हैं उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। एक हमारा जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, अनुच्छेद 31A और अनुच्छेद 31B और अनुच्छेद 31C, इनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। एक है हमारा अनुच्छेद 31A,
31B और 31C, इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकते हैं। अनुच्छेद जो 31A और B है, ये जब हमारा प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, इस प्रथम संविधान संशोधन के तहत ये जोड़े गए थे 1951 में। यानी हमारे मूल संविधान का भाग नहीं था, इस प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में इनको जोड़ा गया था। और आपको याद होगा, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा ही हमारी 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। उस 9वीं अनुसूची में उन कानूनों का उल्लेख किया गया है जिसके तहत, यानी उस 9वीं अनुसूची में डाले गए कानूनों को किसी भी न्यायालय में हम चुनौती नहीं दे सकते। तो इस 9वीं अनुसूची का जो आधार अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 31A और B वो आधार अनुच्छेद है। यानी इस अनुच्छेद A में और अनुच्छेद B में उन कानूनों का उल्लेख किया गया है जिसको हम किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। अनुच्छेद 31A और अनुच्छेद 31B प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, इनमें उन कानूनों का उल्लेख है जिनके तहत हम किसी भी न्यायालय में इनको चुनौती नहीं दे सकते। और 9 अनुसूची थी, उसमें भी उन कानूनों का उल्लेख किया गया है कि उस 9 अनुसूची में डाले गए कानूनों को हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। और ये जो 9 अनुसूची है ये इसके आधार अनुच्छेद है, अनुच्छेद 31A और अनुच्छेद 31B। उसके बाद में हम देखेंगे अनुच्छेद 31C। इस अनुच्छेद 31C को 25वें संविधान संशोधन 1971 के तहत जोड़ा गया था। अनुच्छेद 31C को 25वें संविधान संशोधन 1971, इसके तहत में आपको थोड़ी सा इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। इतिहास पीछे की ओर लेके जाऊंगा। आपको याद हो तो इंदिरा गांधी ने 1969 में 14 बैंकों का क्या किया था, राष्ट्रीयकरण किया था। और उस 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण को आपको याद हो तो रुस्तम कवासी बनाम भारत संघवाद जो 1970 का मामला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण को अवैध ठहरा दिया था। और इंदिरा गांधी ने 1969-70 में जो राजा महाराजाओं की पीरवी परस्ती, राजा महाराजाओं की जो पीरवी परस्ती पेंशन थी, उस पीरवी परस और पेंशन को जो राजा महाराजाओं को मिलती थी उसको भी क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। और 1970 के मामले में ही जो माधवराज सिंधिया वर्सेज भारत संघवाद 1970 में, उस मामले के तहत भी सुप्रीम कोर्ट ने इस राजा महाराजाओं की पीरवी फरस को, पेंशन को और उनको जो सुख सुविधाएं मिल रही थी, पदवियाँ थी, उनकी जो उपाधियाँ थी, उनको सबको समाप्त कर दिया था इंदिरा सरकार ने। तो उसमें माधवराज सिंधिया वर्सेज भारत संघवाद 1970 का मामला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया। आपके मन में प्रश्न आ रहे होंगे कि आप हमें अनुच्छेद 31A और B और C बताते बताते आप हमें वहाँ ले गए। उन दोनों मामलों के तहत मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब उस 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण को और राजा महाराज की पीरवी परस वाले प्रावधानों को जब इंदिरा गांधी सरकार की, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्या ठहरा दिया, अवैध घोषित कर दिया। यानी 1970 में इंदिरा सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया था जिसके तहत राजा महाराजा की पीरवी परस बंद कर दी गई थी। परंतु माधवराज सिंधिया वर्सेज भारत संघवाद 1970 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उसको अवैध ठहरा दिया। इसके बाद में इंदिरा गांधी ने, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा था कि जो नीति निर्देशक तत्व है, DPSP है, उनको आधार बनाकर उन्होंने चुनौती दी थी कि इनके आधार पर उन्होंने हमें क्या किया, इनको समाप्त किया। क्योंकि संविधान लागू होने के बाद सभी लोगों को जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति करने के लिए सरकार ने हमने ऐसा प्रावधान किया है, राज्य ऐसा कर सकता है, उन्होंने ऐसा कहा। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक मानते हुए उनको क्या कर दिया था, उनको रद्द कर दिया था। उसके बाद में इंदिरा सरकार ने क्या किया, 25वां संविधान संशोधन किया 1971 में और एक अनुच्छेद 31C जोड़ा। और इस अनुच्छेद 31C में जोड़ा कि जो नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 39B और अनुच्छेद 39 जो C है, अनुच्छेद 39B और अनुच्छेद 39 जो C है, अगर इन नीति निर्देशक तत्वों के दोनों अनुच्छेद 39B और C का टकराव अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 19 के तहत अगर इनका टकराव होता है या टकराव की स्थिति आती है, तो ऐसी कंडीशन में नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता दी जाएगी।
यानी अनुच्छेद 39B और अनुच्छेद 39C को क्या दी जाएगी, वरीयता दी जाएगी। इनमें क्या प्रावधान है वो हम नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेख करेंगे। ये हमारा अनुच्छेद 31C वाला प्रावधान था जो 25वें संविधान संशोधन के तहत 1971 में जोड़ा गया, जिसमें उल्लेख किया गया कि अगर अनुच्छेद 39B अनुच्छेद 39C का टकराव अनुच्छेद 14 और 19 के तहत अगर होता है तो ऐसी कंडीशन में नीति निर्देशक तत्वों को क्या दी जाएगी, वरीयता दी जाएगी। ये वाला प्रावधान अनुच्छेद 31C में किया गया है। 35वें संविधान संशोधन 1971 के तहत इसको जोड़ा गया था। तो आपको समझ में आया। अब हमारा जो अगला मौलिक अधिकार है वो मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 32 के तहत, और जो अंतिम मौलिक अधिकार है, ठीक है, 6 नंबर का संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 6 नंबर का मौलिक अधिकार है, उसमें लिख रखा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर आपको कोई बीमारी होती है तो आप जाते हैं डॉक्टर के पास, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। परंतु अगर संविधान से संबंधित कोई बीमारी है, मौलिक अधिकारों का आपका हनन हो रहा है, तो उनके उपचारों के लिए जो आपको अधिकार दिया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत अनुच्छेद 32 के तहत जो मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 32 में किया गया। यानी अगर आपके जो 5 मौलिक अधिकार दिए गए, अगर आपके उन 5 मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप 6वें मौलिक अधिकार अनुच्छेद 32 वाले के तहत आप उन मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु आप रिट या याचिकाएं जारी कर सकते हैं। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो उन मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में रिट या याचिका जारी कर सकते हैं। रिट्स होती है, लैटिन भाषा का शब्द है रिट्स, याचिकाएं, तो वो आप जारी कर सकते हैं। और ये 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। आप जो अनुच्छेद 32 है, इस अनुच्छेद 32 को हम 3 टुकड़ों में अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 32 को एक एक बिंदुओं के तहत विस्तार से देखेंगे इनको। इस अनुच्छेद 32 में लिख रखा है कि संवैधानिक उपचार जो आपके मौलिक अधिकारों का हनन होने पर जो 5 प्रकार की जो रिट जारी की जा सकती है, वो इनके उपचार हेतु रिट जारी की जा सकती है। और इसके तहत कितनी प्रकार की रिट जारी की जाएगी, जो धारा 2 है, 32 की धारा जो 2 है, उसमें लिख रखा है कि सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। यानी आप इसमें लिख रखा है आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप उनकी रक्षा हेतु सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 की धारा 2 में लिख रखा है कि सुप्रीम कोर्ट इस संदर्भ में 5 प्रकार की रिट जारी करेगा। कितनी प्रकार की? 5 प्रकार की रिट जारी करेगा। और इसी अनुच्छेद की जो 32 की जो धारा 3 है, अनुच्छेद 32 की जो धारा 3 है, इसमें लिख रखा है कि संसद सुप्रीम कोर्ट के अलावा या न्यायपालिका या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा अन्य कोर्टों को भी रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है। अनुच्छेद 32 में क्या लिख रखा है कि संसद कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा अन्य कोर्टों को भी रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है। ये अनुच्छेद 32 की धारा 3 में लिखा हुआ है। इसके संदर्भ में संसद क्या बनाएगी? कानून बनाएगी। बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा किसी भी न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कौन करती है? संसद करती है। क्या कर? कानून बनाकर। तो इस अनुच्छेद 32 के तहत 3 बातों का हमने उल्लेख किया गया। मौलिक अधिकारों के हनन के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस संदर्भ में 5 प्रकार की याचिकाएं रिट जारी करता है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा संसद कानून बनाकर अन्य किसी न्यायालय को भी रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है। इन 3 बातों का उल्लेख अनुच्छेद 32 में किया गया है। 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी है वो हम चर्चा करेंगे। जो 5 प्रकार की रिट है वह है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण और अधिकार
पर्चा, ये जो तमाम रिट हैं उनके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चाएं करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे जो भारतीय संविधान के जो जनक थे, जनक और जननी दोनों ही कहा गया है, और आधुनिक भारत का जो मनु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने या संविधान के जनक और जननी ने इस अनुच्छेद 32 को संविधान की क्या कहा है, आत्मा कहा है। संविधान की क्या कहा है, आत्मा। इसके तहत आप अनुमान लगा सकते हो कि अनुच्छेद 32 कितना महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। आप इसके आधार पर कल्पना कर सकते हैं कि जो संविधान के निर्माता है उसको इस अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कह रहे हैं। तो ये हमारा जो अनुच्छेद 32 है ये कितना इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, और इसमें से बहुत सारे बढ़िया बढ़िया प्रश्न हमेशा पूछे भी जाते हैं, बनते भी है वो अनुच्छेद 32 के तहत। इस अनुच्छेद 32 को ही भारतीय लोकतंत्र का पहरेदार भी कहते हैं। भारतीय लोकतंत्र का क्या कहते हैं, पहरेदार कहते हैं, भारतीय लोकतंत्र की दीवार कहते हैं, प्राचीर कहते हैं अनुच्छेद 32 को ही। इसके तहत जो 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है वो हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। जो पहली रिट है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इस बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये हिंदी शब्द है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका जो लैटिन शब्द है वो है हेबियस कार्पस। हेबियस कार्पस, यहाँ से भी देखो बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है। लैटिन शब्द हेबियस कार्पस। देखो अगर आजकल जो प्रश्न पूछने का ट्रेंड चल रहा है, एक तरफ हिंदी में इन 5 रिटों को लिख दे, जो याचिकाएं उनको लिख दे, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार पर्चा, उत्प्रेषण, ऐसे लिख दे, और इधर इनके जो लैटिन शब्द लिखे, ठीक है, इधर खंड ए और खंड ब बना दे और कहे खंड ए को खंड बी से मिलान कीजिए, और ये वाले क्रम से लिखे हो या इधर वाले ऊपर नीचे लिखे हो और इनको आपको मैच करवाना हो, तो इस प्रकार के प्रश्न भी बनते हैं। या आप में से किसी को इधर इनके ये हिंदी में इधर बंदी प्रत्यक्षीकरण लिख दे और उनकी कंडीशन लिख दे कि कौन कौन सी कंडीशन में जारी की जाती है, उनको मिलान करने के लिए कह दे। बहुत बढ़िया वाला प्रश्न बनता है ऐसे कि इधर हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण लिख दिया, अब कंडीशन लिख दी कि कौन सी कंडीशन में जारी की जाती है ऐसी रिटें, तो उनको मिलान करवाने के लिए कह सकता है। तो ऐसे बहुत बढ़िया क्वालिटी के प्रश्न बनते। जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है इसका लैटिन शब्द है हेबियस कार्पस, यानी जो हिंदी अर्थ हो रहा है वो इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति को आपने बंदी बनाया, यानी को सशरीर प्रस्तुत किया जाए, यानी बंदी बनाए गए व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत किया जाए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। हेबियस कॉर्पस लैटिन शब्द, और इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है को प्रस्तुत किया जाए, सशरीर, यानी जिस व्यक्ति को आपने बंदी बनाया उसको सशरीर क्या किया जाए, प्रस्तुत किया जाए। ये जारी कब की जाती है, ये रिट तब जारी की जाती है जब आप किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार करके रख रखे हो। अवैध रूप से आपने गिरफ्तार किया, आपने 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया, या 2-3 दिन से आप बंदी बना के रख रहे हो, तो आप किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से जब बंदी बना लिया जाता है तो उस बंदे को छुड़वाने के लिए कोर्ट द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा या हाई कोर्ट द्वारा ये रिट जारी की जाती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। हेबियस कॉर्पस लैटिन शब्द है, ये पूछ सकता है आपको, लैटिन शब्द भी हमेशा याद रखने, और ये सबसे शक्तिशाली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके बाद जो हमारी रिट दूसरी है वह है परमादेश। परमादेश, इसका जो लैटिन शब्द है वो है मैंडेमस। मैंडेमस, जो हिंदी अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, इसका जो हिंदी अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, आदेश देते हैं, ये हिंदी अर्थ। परमादेश लैटिन शब्द मैंडेमस, जिसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। कोई भी संस्था है और उस संस्था के तहत जो काम आ रहा है और वो उस संस्था के अधीन ही वो काम है, अगर वो काम नहीं कर रही, यानी उस संस्था के कार्य क्षेत्र का काम है। अब अगर आप कार्य क्षेत्र से बाहर तो जाकर नहीं कर सकते, परंतु कार्य क्षेत्र, जैसे किसी संस्था का कोई काम है परंतु वो कर नहीं रही, उसी का है, उसी के कार्य क्षेत्र में आता है, परंतु वो कर नहीं रही, तो इस प्रकार की संस्थानों को कार्य करने के लिए
कार्य या करवाने के लिए, कार्य करने के लिए कह सकते हैं, आदेश दे सकते हैं। ये कोर्ट द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाती है परमादेश, मैंडेमस, हम आदेश देते हैं। और मैं एक बात फिर आपको बता रहा हूँ, ये जो रिट होती है, रिट और जो याचिकाएं होती है, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों द्वारा जारी की जाती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों द्वारा क्या की जाती है, जारी। अगर सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा तो अनुच्छेद 32 के तहत जारी करेगा। अगर हाई कोर्ट जारी करेगा तो हाई कोर्ट इनको करेगा अनुच्छेद 216 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत इनको क्या करेगा, जारी करेगा। ठीक है। परमादेश, मैंडेमस, यानी हम क्या देते हैं, हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। यानी अगर आपके जिस संस्था के कार्य क्षेत्र में काम है और कार्य क्षेत्र में कार्य होने के बावजूद भी नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी संस्थानों को कार्य करने के लिए आदेश देते। मैं जैसे छोटे से उदाहरण पर के लिए कह सकता हूँ, आप जैसे आप कोई संस्था में काम करवाने के लिए गए, वो बारी बारी से कह रहे हैं हमारे कार्य क्षेत्र का नहीं, हम नहीं करेंगे, वहाँ बाहर करवाओ। तो ऐसी संस्थानों को भाई कार्य क्षेत्र में होने के बावजूद भी वो काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी संस्थानों को काम करवाने के लिए क्या दे सकते हैं, आदेश दे सकते हैं, परमादेश, जिसका लैटिन शब्द है मैंडेमस। उसके बाद में अगला है प्रतिषेध, प्रतिषेध। और जो तीसरा है, तीसरा शब्द है प्रतिषेध, और इसका जो लैटिन शब्द है वो होता है प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन। और इसका हिंदी अर्थ होता है, वो होता है प्रतिषेध, यानी मना करना, मना करना, रोकना, मना करना या रोकना या निषेध। प्रतिषेध का जो लैटिन शब्द है वो होता है प्रोहिबिशन, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मना करना, रोकना या निषेध। ठीक है। अब ये कब जारी की जाती है, जो कोई संस्था है, उस संस्था के कार्य क्षेत्र के अधीन कोई काम नहीं है, फिर भी वो कर रही है, फिर भी वो कर रही है, तो ऐसे संस्थानों को वो कार्य करने के लिए, मना करने के लिए या रोकने के लिए जारी किया जा सकता है। कोई कार्य है, वो कार्य उसके अधीन है ही नहीं, उस संस्था के कार्य क्षेत्र के अधीन आता ही नहीं है, फिर भी वो कर रही है, तो उन संस्थानों को ऐसे कार्य करने के लिए ये रिट, जब वो कार्य करते हैं तो उनको रोकने के लिए, उन संस्थानों को मना करने के लिए इस प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। अगली जो हमारी रिट है वह है उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। 4 नंबर की जो हमारी रिट है वो है उत्प्रेषण, जिसका है सर्सियोरी, उत्प्रेषण, सर्सियोरी, लैटिन शब्द है सर्सियोरी, उत्प्रेषण। इसका मतलब होता है, इस जो लैटिन शब्द है सर्सियोरी, यानी और जानकारी दीजिए हमें, क्या, और जानकारी दीजिए, और जानकारी दीजिए। उत्प्रेषण सर्सियोरी का मतलब होता है और जानकारी दीजिए, यानी अगर कोई जैसे निचली अदालत है, हाई कोर्ट है, और निचली अदालतों और हाई कोर्टों में कोई मामला पेंडिंग पड़ा हुआ था और सुप्रीम कोर्ट उस मामले को अपने अधीन ले लेता है, तो उस मामले को जल्दी से जल्दी उसका निपटारा करने के लिए, जल्दी उसकी सुनवाई करने के लिए उन निचली अदालतों को सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि इस मामले से संबंधित हमें क्या दीजिए, और तमाम जानकारी दीजिए, और जानकारी दीजिए। इसका शाब्दिक अर्थ होता है, ये जो ऊपरी अदालतें होती है, जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं, वो उन निचली अदालतों को या हाई कोर्टों को ये आदेश देते हैं कि इस मुद्दे से संबंधित, इस मामले से संबंधित जो भी आपके पास और जानकारी है वो हमें उपलब्ध करवाइए। उत्प्रेषण सर्सियोरी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है और जानकारी दीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, लैटिन शब्द आपको याद रखने ही है, इनसे कई बार प्रश्न पूछा गया है। उत्प्रेषण सर्सियोरी, यानी जिसका शाब्दिक अर्थ होता है और जानकारी दीजिए। अगली जो हमारी याचिका है, रिट है, वो है अधिकार प्रच्छा। ये 4 नंबर की, और जो 5 नंबर की है वो है अधिकार प्रच्छा, अधिकार प्रच्छा। जो
हमारी 5 नंबर की जो अंतिम याचिका है अधिकार परीक्षा, और इस अधिकार परीक्षा के तहत इसका जो लैटिन शब्द है वो है को वारंटो, जिसका लैटिन शब्द है को वारंटो, और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, हिंदी अर्थ होता है किस अधिकार के तहत, या तुम्हें क्या हक है, तुम्हें क्या हक है, या किस अधिकार के तहत, किस अधिकार के तहत। आपने देखा होगा जितनी भी तमाम नौकरियां होती है, सरकारी भर्तियां होती है, उनमें कुछ ना कुछ योग्यताएं होती है और उन योग्यताओं के आधार पर ही वो उनमें चुने जाते हैं। परंतु कई बार अगर वो बिना योग्यता के चुने गए और फिर भी वो उस तंत्र में आकर, उस सरकारी तंत्र में आकर कार्य कर रहे हैं, तो उन लोगों को पूछा जाता है कि तुम्हें, आप किस अधिकार के तहत ये कार्य कर रहे हो, या तुम्हें क्या हक है ये कार्य करने का, कि उस संदर्भ में ये याचिका जारी की जा सकती है। यानी कोई व्यक्ति जो पद है, उस पद पर चुना गया है, उस पद की उसमें एबिलिटी नहीं है, योग्यता नहीं है, फिर भी वो चुना गया, तथ्यों को छुपा कर कैसे वो चुना गया, जब वो कार्य करता है और कार्य करता है तो उसके संदर्भ में जो उनसे पूछे जाने वाले ने कि आप किस अधिकार के तहत ये कार्य कर रहे हैं, या तुम्हें क्या हक है ये कार्य करने का, उस संदर्भ में ये याचिका जारी की जाती है अधिकार पर्चा को वारंटो। तो आपने देखा 5 प्रकार की हमने याचिका जारी की है। इनके तहत ये 5 रिट होती है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों ही रिट जारी करते हैं, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों रिट जारी करते हैं, उसके तहत सबसे शक्तिशाली जो होता है रिट जारी करने के मामले में, वो हाई कोर्ट होता है या सुप्रीम कोर्ट होता है। तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जो रिट होती है, रिट्स, इधर मैं सुप्रीम कोर्ट लिख रहा हूँ, इधर हाई कोर्ट लिख रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है, 5 प्रकार की रिट जारी करता है, और हाई कोर्ट 6 प्रकार की रिट जारी करता है। इसका मतलब रिट जारी करने में सुप्रीम कोर्ट की तुलना में हाई कोर्ट क्या है, शक्तिशाली संख्या के आधार पर। पहला किसके आधार पर, संख्या के आधार पर। ये 5 करता है तो सुप्रीम हाई कोर्ट कितनी प्रकार की, 6 प्रकार की रिट जारी करता है संख्या के आधार पर। अब अगला हम देखेंगे दूसरा, जो हाई कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, और मौलिक अधिकारों के तहत जब मौलिक अधिकारों का हनन होता है, और मौलिक अधिकारों के हनन होने के कारण आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट तक केवल मौलिक अधिकारों के संदर्भ में ही, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में क्या करता है, अधिकारों के संदर्भ में रिट जारी करता है। परंतु सुप्रीम कोर्ट इन मौलिक अधिकारों के संदर्भ में तो रिट जारी करता ही करता है, उसके तहत जो विधिक अधिकार होते हैं, जो कानूनी अधिकार होते हैं, उन कानूनी अधिकारों के लिए भी, उन कानूनी अधिकारों के लिए भी क्या करता है, सुप्रीम हाई कोर्ट रिट जारी करता है। यानी सुप्रीम कोर्ट तो मौलिक अधिकारों के हनन होने पर रिट जारी करता है, परंतु सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के हनन होने पर रिट जारी करता ही करता है। उसके साथ साथ जो आपके विधिक अधिकार है, उन कानूनी अधिकारों के उल्लंघन होने पर भी हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। इस कारण भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तुलना में रिट जारी करने के संदर्भ में ज़्यादा शक्तिशाली है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 5-5 प्रकार की रिट जारी करते हैं, परंतु हाई कोर्ट एक जो रिट होती है इंजंक्शन, ये इंजंक्शन नामक जो अंतरिम राहत, हिंदी में कहते हैं अंतरिम राहत, यानी जो इंजेक्शन नामक रिट जारी करता है वो केवल हाई कोर्ट। इंजेक्शन का मतलब होता है, इंजेक्शन का मतलब होता है अगर आपको किसी मामले में तुरंत राहत चाहिए, तुरंत आप उस मामले की सुनवाई चाहते हैं, तुरंत उस मामले का फैसला चाहते हैं, तो आप उस संदर्भ में रिट जारी करेंगे केवल हाई कोर्ट में। अगर आपको तुरंत चाहिए, तुरंत फैसला चाहिए, तो आप केवल कहाँ पर, हाई कोर्ट में रिट जारी करेंगे। और हाई कोर्ट उस संदर्भ में इंजेक्शन नामक जो रिट होती है, वो अंतरिम राहत नामक जो रिट जारी करता है, वो हाई कोर्ट करता है। तो इस कारण
हाई कोर्ट जो रिट जारी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो रिट्स जारी करते हैं उसके संदर्भ में हाई कोर्ट सबसे शक्तिशाली होता है, संख्या की तुलना में भी और कार्य क्षेत्र की तुलना में भी। ये कानूनी अधिकारों के उल्लंघन होने पर भी रिट जारी करता है, मौलिक अधिकारों के लिए तो करता ही करता है, परंतु कानूनी अधिकारों के उल्लंघन होने पर भी करता है। जबकि केवल सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है और केवल किसके, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर भी जारी करता है। अब हम देखेंगे जो मैंने आपसे पहले वादा किया था कि जो अनुच्छेद 33, 34 और 35 हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। ये हमारे मौलिक अधिकार थे, जो 6 मौलिक अधिकार थे वो कंप्लीट हो गए और यहाँ से बहुत बढ़िया प्रश्न बनते हैं। मैंने इन सब पर विस्तार से चर्चा की है। अब जो हमारे अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद जो 35 है इन पर भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ से भी बहुत बढ़िया प्रश्न बनते हैं और पूछा भी गया है एग्जाम में, उन पर हम चर्चा करेंगे। देखो जो 5 आपको जो मौलिक अधिकार दिए गए वो आम नागरिकों को मौलिक अधिकार होते हैं और एक ऐसे लोग जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को यानी लोक व्यवस्था को देखते हैं, जो सैन्य कर्मी होते हैं, पुलिस कर्मी होते हैं, कोई जो CBI होती है उसका कोई सदस्य होता है, जो ऐसे लोग हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, उन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले लोगों के मौलिक अधिकारों में संसद कानून बनाकर क्या कर सकती है, कमी कर सकती है। अनुच्छेद 33 में लिखा है कि जो लॉ एंड ऑर्डर लोक व्यवस्था को देखने वाले जो लोग हैं, जो सैन्य कर्मी जो लोग हैं या जो पुलिसकर्मी है या कोई CBI का कोई सदस्य है, ऐसे जो लोग हैं उन लोगों के मौलिक अधिकारों में संसद कमी कर सकती है। यानी आम नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं उनकी तुलना में इन लोगों को कम मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं, इनके अधिकार कम होते हैं। ठीक है, ये अनुच्छेद 33 में लिख रखा है। अब अनुच्छेद 34 में देखेंगे। अनुच्छेद 34 में लिख रखा है अगर देश में सैन्य लॉ यानी मार्शल लॉ यानी सैन्य कानून, अगर मार्शल लॉ सैन्य कानून लागू हो जाता है तो उस कंडीशन में सैन्य कानून लागू होने के बाद नागरिकों के जो मौलिक अधिकारों में जो कमी होती है, क्षति होती है, उन नागरिकों के मौलिक अधिकारों की क्षतिपूर्ति करने हेतु संसद कानून बना सकती है। संसद क्या करेगी, यानी उन नागरिकों के मौलिक अधिकारों की क्षतिपूर्ति हेतु उनके लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है या क्षतिपूर्ति की जा सकती है। मार्शल लॉ, आज तक हमारे देश में कितनी बार मार्शल लॉ लागू हुआ? आज तक हमारे देश में एक बार भी मार्शल लॉ यानी सैन्य कानून लागू नहीं हुआ। यानी मार्शल लॉ सैन्य कानून के तहत अगर नागरिकों के मौलिक अधिकारों की कमी होती है, क्षति होती है, तो उनकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 देखेंगे, उससे आधा अनुच्छेद, इसकी आधी जानकारी तो हमने पीछे देख ली। वो जानकारी कब देखी? जब मैंने आपको अनुच्छेद 16 की धारा 3 बताई और 16 की धारा 3 में मैंने चर्चा की थी कि राज्य लोक नियोजन में, सरकारी नौकरियों में निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकता है। और वहाँ पर मैंने चर्चा की थी अगर भेदभाव करेगा, ऐसा करेगा, तो इस संदर्भ में कानून कौन बनाएगी? कानून बनाएगी संसद। कानून कौन बनाएगी? संसद। एक आपने देखा था अनुच्छेद 32 की धारा 3, वहाँ पर भी आपने लिखा था कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलावा संसद कानून बनाकर अन्य न्यायालयों को भी रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकते हैं। और एक देख रहे हैं अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35, तो इस अनुच्छेद 35 में लिखा है, अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34। इस अनुच्छेद 35 में लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 16(3) के संदर्भ में, अनुच्छेद 32(3) के संदर्भ में तथा अनुच्छेद 33 और 34 के संदर्भ में केवल कानून कौन बनेगी? संसद बनेगी। बहुत गजब का प्रश्न बनता है, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। आप याद रखना 35 में क्या लिखा है? 35 में लिखा है कि 16(3) के संदर्भ में, अनुच्छेद 32(3) जहाँ पर हमने चर्चा की थी,
और अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34, इनके संदर्भ में केवल कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। राज्य की विधान मंडलों को, विधानसभाओं को इस प्रकार की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। केवल कानून कौन बनाएगी? केवल कानून संसद बनाएगी। ये कहाँ लिखा है? ये अनुच्छेद 35 में लिखा है। और इसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा की थी जब अनुच्छेद 16 पढ़ाया तब, और अभी मैंने इसी वीडियो में अनुच्छेद 32 पढ़ाया तब इस 16(3) की चर्चा की। अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34 के संदर्भ में मैंने चर्चा की कि मौलिक अधिकारों में संसद कमी कर सकती है। किन लोगों के मौलिक अधिकारों में? जो सैन्य कर्मी है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले लोग हैं, जो पुलिसकर्मी है, जो CBI से जुड़े हुए कई लोग हैं। तो ऐसे जो तमाम जो सरकारी कर्मचारी है जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, तो उन लोगों के मौलिक अधिकारों में संसद क्या कर सकती है? कमी कर सकती है। 34 में मैंने क्या बताया? अगर देश में मार्शल लॉ कानून लागू हो जाए, यानी सैन्य कानून लागू हो जाए, तो उस कंडीशन में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की क्षतिपूर्ति करने हेतु संसद कानून बना सकती है। और अनुच्छेद 35 में मैंने लिखाया कि अनुच्छेद 16(3) के संदर्भ में, जहाँ पर लिखा था, मैं फिर याद दिलवा दूँ, अनुच्छेद 16(3) में लिखा हुआ है कि राज्य सरकारी नौकरियों में निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकता है। और यहाँ 32(3) में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा भी अन्य न्यायालय को भी याचिका जारी करने की शक्ति प्रदान की जा सकती है, परंतु इसके संदर्भ में कानून कौन बनाएगी? संसद। और 33 से 34 हमने देख लिया। तो अनुच्छेद 35 में लिखा है कि 16(3), 32(3), 33 और 34 के संदर्भ में जो भी कानून बनेंगे वो अनुच्छेद 35 के तहत उनमें जो प्रावधान किया जाएगा केवल कौन करेगी? संसद करेगी। अब हमारे आज जो जितने भी बिंदु थे मौलिक अधिकार थे, टोटल हमने मौलिक अधिकार कंप्लीट कर लिए। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मैंने एक अनुच्छेद पर चर्चा की है, और अनुच्छेद एक को मैंने विस्तार से आप पर विचार विमर्श किया है, समझाया है। अनुच्छेद हमारे जो जितने भी तमाम मौलिक अधिकार थे वो कंप्लीट हो गए। अगले टॉपिक में हम हमारे जो नीति निर्देशक तत्व वो लेंगे। आज के वीडियो में हम इतना ही लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।